हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉस्मो एकेडमी में। जैसा कि हमारी एक राजस्थान जीके के संदर्भ में एक कला संस्कृति वाला पोर्शन लेके अपन चल रहे थे, जो कि इम्पोर्टेंट है हर एक एग्जाम की दृष्टि से। यानी हिस्ट्री वाले पोर्शन से कहीं से क्वेश्चन बने या ना बने, लेकिन कला संस्कृति वाले पोर्शन से हर एक टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनना निश्चित है। चाहे वो आप पटवारी की एग्जाम ले लो, चाहे ग्राम सेवक की ले लो, चाहे फोर्थ ग्रेड की ले लो, चाहे हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की ले लो, चाहे एलडीसी की ले लो, सभी एग्जाम्स में ये यहाँ से हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है, ये मान के चलो आप। आज उसी संदर्भ में अपनी जो क्लास होने जा रही है क्लास संस्कृति की, वो है एक जो अपन पिछली क्लास की थी अपने साहित्य और बोलियां, प्रमुख साहित्यकार। वहीं से एक अपना एक टॉपिक रह गया था, प्रमुख साहित्यकार। राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार जो मेन मेन है उनका ये पोर्शन एक अपन क्लास में आज कंप्लीट करते हैं। इंपॉर्टेंट है वो, चाहे आप इतिहास की दृष्टि से उसको देखें या आप साहित्यिक रूप से उसको देखें, सारे इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा वहां कि कहाँ से कब क्वेश्चन आया हुआ है, सीधा सीधा। ठीक है ना। चलो करते हैं स्टार्ट अपन राजस्थान के साहित्यकार प्रमुख। सबसे पहला जो उसमें नाम आता है वो है सूर्यमल मिशन। कौन है? सूर्यमल मिशन। और सूर्यमल मिशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तलवार और कवि यानी क्रांत तलवार के धनी है ये। इनको तलवार, कलम और तलवार का धनी माना जाता है। कलम और तलवार का धनी कैसे कैसे माना जाता है? कलम, ये लेखक पुरोधा एक बेहतरीन साहित्यकार इनको माना जाता है। और इनको कहा जाता है कि डिंगल सैनी के अंतिम महान कवि थे। डिंगल, मैंने बताया पहले भी, अपन ने पिछली क्लास में बात की कि राजस्थान में शैलियां दो प्रकार की प्रसिद्ध है। एक डिंगल जो पश्चिमी राजस्थान की तरफ प्रचलित है, और एक पिंगल जो पूर्वी राजस्थान की तरफ प्रचलन में है। ठीक है ना। तो डिंगल सैनी के अंतिम महान कवि के रूप में इनको जाना जाता है। इन पर भारत सरकार ने 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया है। और इनको ये देखो, इनका मेन क्या है, जहां से क्वेश्चन सीधा सीधा पटवारी में 2021 में आया हुआ था, वहां इनका ये जन्म स्थान दिया हुआ था और उनकी एक दो रचनाओं का नाम दिया हुआ था। ठीक है ना। तो उनका जन्म माना जाता है बूंदी। बूंदी में इनका जन्म हुआ था। और बूंदी के जो राजा थे राम सिंह, बूंदी के राजा थे राम सिंह। राम सिंह के ये दरबारी विद्वान थे। ठीक है ना। राम सिंह, ये देखो, बूंदी महाराजा राम सिंह के दरबारी कवि विद्वान थे। इनके पिता का नाम चंडीदान और माता का नाम भवानी बाई था। कहा यह जाता है कि इनके एक पुत्र था, इन्होंने जो गोद लिया था। एक दत्तक पुत्र भी था इनके। दत्तक पुत्र का नाम था मुरारीदान। और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी एक महत्वपूर्ण कृति, इसकी सूर्यमल मिशन की, सूर्यमल मिशन की एक महत्वपूर्ण रचना वंश भास्कर, कई बार, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 50 बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीट हुआ है कि वंश भास्कर किसकी रचना है? किसकी रचना है? सूर्यमल मिशन की। मिश्रण नहीं करना, ये मिश्रण नहीं है भाई, ध्यान रखना आप। मिश्रण नहीं है, मिशन है ये, मिश्रण नहीं है। नाम में किसी में भी मिश्रण नहीं करना अपने को। ठीक है ना। बोलने में बोला जाता है मिश्रण, मिश्रण अपन बोलते हैं। ठीक है ना। लेकिन सूर्यमल मिशन, ठीक है ना। तो इनकी एक मुख्य कृति है वंश भास्कर। ये मुख्यतः 8 भागों में लिखी गई है। ये इतना बड़ा काव्य है, इसके बाद बारे में कथन ही है कि विश्व का सबसे बड़ा मुद्रित ग्रंथ है। और यह कथन पटवारी में आया हुआ है 2016 के एग्जाम में। कैसे? विश्व का एकमात्र मुद्रित ग्रंथ है जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि इसके अलावा कोई इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ आज तक नहीं छपा है। तो वो कौन सा है? वंश भास्कर, सूर्यमल मिशन का। ठीक है ना। इसमें मुख्यतः बूंदी का इतिहास है, संलग्न और भी राज्यों का इतिहास है इसमें। मतलब बूंदी, बूंदी महाराज राम सिंह के टच में जितने भी राज्य थे, या उन्होंने जो संधियां की, किसी मतलब रक्षात्मक नीति किस राज्य के साथ में अपनाई, ठीक है ना, साथ में उन राज्यों का भी इतिहास इसमें दिया हुआ है। ठीक है ना। हुआ क्या कि मेवाड़ में भी उस समय इतिहास लिखा जा रहा था, मारवाड़ का इतिहास भी लिखा जा रहा था। तो बूंदी राम सिंह ने अपने जो विद्वान कवि थे सूर्यमल मिशन, उनको ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि क्यों ना अपना भी एक विस्तृत इतिहास होना चाहिए। तो इस इतिहास लेखन का काम, बूंदी के इतिहास लेखन का काम किसने किया? सूर्यमल मिशन ने। ठीक है ना। सूर्यमल मिशन ने। हुआ यह कि ये जब लिख रहे थे तो अकस्मात मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद में इसको पूरा कौन करता है? इनके एक दत्तक पुत्र थे मुरारीदान। मैंने बताया इनका एक दत्तक पुत्र था मुरारीदान, उसने इस वंश भास्कर की जो कृति थी इसको पूरा किया। ठीक है ना। इनकी दूसरी महत्वपूर्ण रचना है वीर सत्यसही। सत्यसही मतलब 700 वीरों का बखान किया गया। और बखान क्यों किया गया? क्योंकि क्रांति के समय, ये क्रांति के समय लिखी गई थी। मैंने कहा तलवार और कलम दोनों के धनी है, रचना ये थी। और ये क्रांति के समय लड़े भी थे, ये भी याद होना चाहिए आपको
कि कौन सा ऐसा इतिहासकार साहित्यकार है या ऐसा कौन सा कवि है जो कलम और तलवार दोनों का धनी माना जाता है, तो सूर्यमल मिशन, ठीक है ना। तो क्रांति के समय इन्होंने एक जनमानस में राष्ट्रीयता के बीज बोने के लिए ये कविता लिखी, ये काव्य रचना लिखी, वीर सतसही, यानी राजस्थान की वो धरती जहां कण कण में वीरता बसी हुई है, कण कण में पग पग पे वीरता बसी हुई है। तो वैसे ही जैसे सोए हुए आदमी, क्रांति में कैसे कोई बाहर का आके आपकी इस मातृभूमि को खदेड़ सकता है, कैसे वो उसको उल्लंघन वो कर सकता है, उस पर आक्रमण कर सकता है। तो उसको जगाने के लिए, जनमानस में राष्ट्रीयता के बीज बोने के लिए सूर्यमल मिशन जी ने वीर सतसही नाम से रचना लिखी, और उसका एक दोहा जो शायद कुछ छोटी क्लासों में भी सुनाया जाता है, कौन सा, इला न देनी आपनी हालर रे हुलराय, पूत सिकाए पालनो मरण बढ़ाए जाए। इला न देनी आपनी, इला मतलब अपनी धरती मां, इला न देनी आपनी, आपनी मतलब अपनी, देनी मतलब देना, राजस्थानी में देने को देनी बोली जाता है, ठीक है ना। इला न देनी आपनी हालर ये हुलराय, पूत हालर ये मतलब झूले, एक माँ अपने पुत्र को झूला झुलाते हुए कहती है कि अपनी जो मातृभूमि है वो किसी दूसरे को नहीं देनी है। पूत सिकाए पालनो, पालने में माता अपने बेटे को झुलाते हुए ये कहती है कि चाहे मरना स्वीकार है लेकिन अपनी धरती है वो किसी को नहीं देनी है, मतलब आक्रमण वाला जो मैटर था वहां पर, ठीक है ना। तो इस संबंध में अपने को याद रखना। और ये रीट में पूछा गया था कि ये किसकी पंक्ति है, किसकी रचनाएं हैं, ठीक है ना। वीर सतसई की ये उक्ति है, इलान देनी आपनी हालर ये हुलराय, पूत सिखाए पालनो मरण बढ़ाए जाए, ठीक है ना। तो मरना उचित है, अपनी धरती किसी को नहीं देनी है, ठीक है ना। कत दरे किम आविया, ये भी इसी से रिलेटेड करता है, एक दोहा है जो इसी का प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ये दोनों अपने को याद रखने। नेक्स्ट है एक और इतिहासकार, जोधपुर के बेहतरीन इतिहासकार, और मैं जोधपुरी नहीं, ये मैं मानता हूं कि राजस्थान में अगर कर्नल जेम्स टोड के बाद में किसी इतिहासकार का नाम आ जाए तो मुहनोत नैणसी का था। हालांकि इनकी ख्यात जो लिखी गई उनमें कई अशुद्धियां भी पाई गई है, सन के संवत को लेके कई अशुद्धियां मिलती है, लेकिन फिर भी अगर सर्वश्रेष्ठ किसी को माना जाता है तो यही है, मुहनोत नैणसी, ठीक है ना। जोधपुर से इनका संबंध है, ओसवाल जैन परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके उपनाम के नाम से इनको राजस्थान का जनगणना का अग्रज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ख्यात में, अपनी ख्यातों में राजस्थान की जनगणना का उल्लेख किया गया है। अपनी जो ख्यात है उसमें राजस्थान की जनगणना का उल्लेख किया है। कौन सी ख्यात में? मारवाड़ा परगनारी विगत, ठीक है ना। मुंशी देवी प्रसाद जो एक और इतिहासकार है, ये जयपुर से संबंध है इनका, जयपुर के एक बहुत बड़े साहित्यकार या इतिहासकार। ये कानून के संबंध में इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, इसलिए इसको कानून की माता भी कहा जाता है, मुंशी देवी प्रसाद को, ठीक है ना। इन्होंने इसको राजस्थान का अबुल फजल कहा। जैसे जो दर्जा राजस्थान भारत लेवल पे, मतलब पूरे देश में अबुल फजल का था उस समय, वैसा ही दर्जा यहाँ पर मोहनोत नैणसी को राजस्थान में दिया जाता है। अबुल फजल अकबर का दरबारी विद्वान, ठीक है ना। और इसने आईने अकबरी जो रचना लिखी, उसकी रचना की थी, ये राजस्थान से संबंधित है। तो राजस्थान का सीधा सीधा पूछ ले, अबुल फजल किसको कहा जाता है? मुहनोत नैणसी को, ठीक है ना। और राजस्थान में जनगणना का अग्रज, अग्रज मतलब पहली बार किसने पहल की हो, जिसने सबसे पहले कोई काम किया हो उसको अग्रज कहते हैं, ठीक है ना। आगे गिने जाने वाला, पहली पंक्ति में गिना जाने वाला, तो वो मुहनोत नैणसी है, ठीक है ना। ये है जो जोधपुर के महाराजा थे गज सिंह, गज सिंह, उनके दरबारी विद्वान थे। मैं कहता हूं दरबारी चारण थे, ठीक है ना। दरबारी दीवान थे, चारण नहीं, सॉरी, दीवान बहुत बड़ा पद होता था उस समय दीवान का, ठीक है ना। सारी व्यवस्था उसी के पास में होती थी, लेखे जोखे की सारी व्यवस्था, ठीक है ना। तो दरबारी विद्वान थे। होता क्या है, गज सिंह के बाद में जब जसवंत सिंह राजा बनते हैं, जसवंत सिंह फर्स्ट राजा बनते हैं, तो किसी लेन देन को लेके इस पे गलत वो है इल्जाम लगाया जाता है। किस पे? मोहनोत नैणसी पे। जसवंत सिंह प्रथम के कार्यकाल में गलत इल्जाम लगाया जाता है और कहा जाता है कि इनको जेल में बंद कर दिया गया था। ये उस यातना से इतने दुखी हुए कि उन्होंने अपने जेल में आत्महत्या कर ली थी। एक इतना बड़ा साहित्यकार, इतना बड़ा कवि, जिसकी ये दशा देखने को मिली, शायद इसीलिए इनको इतना सम्मान, इतना इतिहास में स्थान नहीं दिया गया, ठीक है ना। तो एक गलती जसवंत सिंह प्रथम के समय,
ठीक है ना, और उस गलती के कारण इनको जेल में बंद कर दिया गया, और उस जेल में बंद करने इतने आहत हुए कि उन्होंने जेल में आत्महत्या कर ली। ठीक है ना। इनकी कुछ रचनाएं जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, मैंने बताया इनकी ख्यात, अगर ख्यात लेखन का सबसे पहले किसी ने काम किया तो मूर्णोत नेणसी ने किया। ख्यात मतलब इतिहास लेखन की एक कला, ठीक है ना, इतिहास को लिखने की एक कला को ख्यात कहते हैं। और इनकी मुख्य दो ख्यातें प्रसिद्ध है, नैणसिरी ख्यात और मारवाड़रा परगनारी विगत। दो ख्यातें इनकी प्रसिद्ध है, नैणसिरी ख्यात और मारवाड़रा परगनारी विगत। नैणसिरी ख्यात है वो राजस्थान की पहली ख्यात मानी जाती है, और राजस्थान और मध्य भारत का इतिहास इसमें लिखा हुआ है। ठीक है ना। भाषा इसकी डिंगल है, मैंने बताया डिंगल भाषा है। मोस्टली जो राजस्थान के साहित्य लिखे गए उनकी भाषा मैक्सिमम आपको 90% डिंगल मिलेगी। ठीक है ना। इसमें राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन किया गया है, और कहीं भी है शब्द का उल्लेख इसके हाथ में नहीं मिलता। इसने बताया कि राजस्थान में उस समय राजपूतों की 36 जातियां थी। ठीक है ना, पूरे भारत में राजपूतों की 36 जातियां थी, उसमें इसका उल्लेख इसमें कहा गया है। जब अपन इतिहास पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि राजपूतों की 36 थी, गुहिलों की 24 थी, ठीक है ना, ऐसे प्रतिहारों की अलग थी, चौहानों की अलग थी। तो इतनी शाखाओं का जो वर्णन किया गया है वो किस में किया गया है, नैणसिरी ख्यात में। इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखने। दूसरी जो इनकी ख्यात है मारवाड़ा परगनारी विगत, ठीक है ना, विगत मतलब उसका उल्लेख करना, परगना, एक परगने का उल्लेख उसमें है। ठीक है ना, मारवाड़ के जितने परगने थे उसमें एक एक परगने का उसमें उल्लेख है, इसलिए इसको कहा जाता है कि मारवाड़ का गजट है ये। मतलब सारी मारवाड़ की इंफॉर्मेशन, उसकी व्यवस्था, उसकी जनगणना, उसकी आर्थिक व्यवस्था, उसकी रहन सहन, उस परगने की सारी राजस्व रिकॉर्ड, ग्रामीण रूपरेखा, वो सारी इसमें समावेशित है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मारवाड़ का गजट है ये, गजेटियर इसको कहा जाता है। ठीक है ना। तो अपना एक कंप्लीट मारवाड़ ये इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट्स अपने को याद रखने हैं नैणसी के संबंध में। नेक्स्ट है एक और इतिहासकार, पृथ्वीराज चौहान। बीकानेर के एक राजा थे, बीकानेर के शासक थे कल्याणमल। कल्याणमल के दो पुत्र थे, एक राज सिंह, ठीक है ना, राज सिंह नहीं राय सिंह, सॉरी, राज सिंह तो मेवाड़ वाले, एक तो थे राय सिंह और एक थे पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़, होता क्या है, कल्याणमल उस समय अकबर मुगल बादशाह था, तो कल्याणमल क्या है, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता था, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है कल्याणमल। और बीकानेर राम सिंह जो सॉरी राय सिंह है, बाद में जब कल्याणमल के बाद में राजा कौन बनता है, दो ये थे, ठीक है ना, इनके बेटे। पृथ्वीराज राठौड़ को राज्य में कोई रुचि नहीं थी, वो एक बहुत ही अच्छा, मैं कहता हूं उसको साहित्यकार या कवि था, बहुत बेहतरीन। ठीक है, इसकी उस राज्य मतलब राज सिंहासन में कोई रुचि नहीं थी, तो राज्य इसको सौंपा गया, तो बीकानेर का राजा ये बने, राय सिंह जी। ठीक है, बाद में अपन देखते हैं भी जब अजमेर दरबार लगा 1570 में, अकबर ने लगाया नागौर में, तो वहां 1572 में जोधपुर का जो शासक है वो राय सिंह को दे दिया जाता है साथ में। ठीक है ना। और राय सिंह जिसने राजसमंद वो सॉरी राय सिंह प्रशस्ति इनकी एक रचना है, जैन मुनि जेता द्वारा लिखी गई। ठीक है ना, वो भी अपन पढ़ते हैं, वो इतिहास की बातें। राय सिंह राजा बन जाते हैं और पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबार में, भाई पहले ये कहा जाता था कि जैसे कोई राजा संधि कर लेता है या किसी की अधीनता स्वीकार कर लेता है, तो या तो वो स्वयं या उसका कोई युवराज उस दरबार में, मुगल दरबार में उपस्थित होना अनिवार्य था। तो उन्होंने किसको उपस्थित रखा, पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर दरबार में रखा। पृथ्वीराज राठौड़ साहित्य लेखन में अधिक रुचि थी, बाद में कहा जाता है कि अकबर ने इसको गागरोन की जागीर दे दी, गागरोन किले की जागीर दे दी। वहीं बैठ के इन्होंने एक बेहतरीन रचना, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह के संबंध में एक काल्पनिक रचना इन्होंने लिखी, वैली कृष्ण रुक्मणी, वैली कृष्ण रुक्मणी। कृष्ण भगवान कृष्ण और रुक्मणी उनकी पत्नी, ठीक है, जिनका उन्होंने हरण किया था। ठीक है ना, तो इसमें उन्होंने गागरोन किले में रह के, जब उनको जागीर दी गई उसके बाद में उन्होंने वहीं रह के इस वैली कृष्ण रुक्मणी की रचना की। ठीक है ना। बीकानेर राव कल्याणमल के पुत्र, अकबर के दरबारी कवि और विष्णु भक्त थे, ये बहुत ज्यादा बड़े। अकबर ने इन्हें गागरोन दुर्ग की जागीर सौंपी। एक जो इनका प्रचर्चित नाम है पीथल, कहा जाता है कि ये अपनी रचनाएं पीथल नाम से लिखते थे। अपन बहुत सारे ऐसे इतिहास वो सॉरी राजा देखेंगे या बहुत बड़े कवि ऐसे इतिहासकार साहित्यकार देखेंगे जो किसी और नाम से अपनी रचनाएं
ऐसे ही है पृथ्वीराज राठौड़, और इनकी रचनाएं वो खुद किस नाम से लिखते थे? पीथल नाम से। कन्हैया लाल सेठिया की एक रचना अपन पढ़ेंगे, पाथल और पीथल। पाथल और पीथल, ये कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। यह पाथल है वो पृथ्वीराज, सॉरी, पाथल है वो महाराणा प्रताप को संबोधित है, ये अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसकी डिटेल में जो भी सूचना है। और पीथल है वो पृथ्वीराज राठौड़ को संबोधित है, तो ये याद रखना, ठीक है ना। इसकी कुछ रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट है, अपने को सारी याद रखनी। एक वेली कृष्ण रुक्मणी जी, दूसरी दसम भागवत रा दुहा, ठीक है ना, ये भागवत धर्म से संबंधित है, ठीक है। दशरथ वराउत, दशरथ वराउत मतलब दशरथ का पुत्र, और ये दशरथ के पुत्र कौन थे? भगवान श्री राम, ठीक है ना। गंगा लहरी, ये इनकी 4 रचनाएं। वेली कृष्ण रुक्मणी जी, दसम भागवत रा दुहा, दशरथ वराउत मतलब दशरथ का पुत्र भगवान श्री राम, और गंगा लहरी, ठीक है ना। वेली कृष्ण रुक्मणी की इसकी शैली डिंगल, भाषा उत्तरी मारवाड़ी, मारवाड़ी में लिखी गई है ये, ठीक है ना। गागरोन दुर्ग में लिखी, ये अपन ने देख ही लिया। कृष्ण रुक्मणी विवाह का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है ना। प्रकाश में इसको सबसे पहले एलपी टेसिटोरी लेके आए, इटली के एक निवासी। चारण साहित्य के योगदान में बेहतरीन इनका योगदान रहा प्रकाश लाने, चारण साहित्य को प्रकाशित करने में, ठीक है ना। एलपी टेसिटोरी, जिनकी कर्मस्थली बीकानेर बना, हालांकि इनकी तो समाधि बीकानेर में बनी हुई है, ठीक है। एक इतिहासकार थे दुर्सा आड़ा, अभी बाद में भी इसकी चर्चा करेंगे। दुर्सा आड़ा मारवाड़ के थे, मारवाड़ के इतिहासकार थे, किरतार बावनी, ठीक है ना। और इनकी 1-2 रचना और भी है, ठीक है ना। तो दुर्सा आड़ा, ठीक है ना, इनकी इनके बारे में कहा जाता है कि ये भी कवि भी थे और इन्होंने युद्ध भी लड़े थे। जब अपन 1582-85 का दत्तानी का युद्ध देखते हैं, शिरोई और अकबर के 9 जो शासक थे, ठीक है ना, मुगल बादशाह अकबर के जो 9 अधिकारी थे, 9 राजा थे, उनके बीच में हुआ था। तो वो 9 को 9 दत्तानी के शिरोई के जो राव सुल्तान थे, उन्होंने उन 9 राजाओं को परास्त कर दिया था, उसमें ये दुर्सा आड़ा भी थे, ठीक है ना। इन्होंने जब अकबर ने जब ये युद्ध खत्म हुआ, तो युद्ध के बारे में जब उन्होंने पूछा इसकी कि ये क्या, कितना क्या इसमें जोर क्या है, तो उन्होंने बताया कि इसमें उतना जोर है जितना 5 वेदों और 19 पुराणों में, ठीक है। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया कि ये भारत का 5वां वेद है। 4 वेद तो अपन ने पढ़ रखे, ये 5वां वेद जो है वो वेली कृष्ण रुक्मणी है। 19वां पुराण इसको कहा जाता है, ठीक है ना। किसने कहा? ये दुर्सा आड़ा ने। टोड ने इसकी तुलना 10,000 घोड़ों के बल के समान की, कि जितना बल 10,000 घोड़ों में होता है, 10,000 सहस्त्र घोड़ों में होता है, ठीक है ना, उतना बल इस काव्य में है। किसमें? वेली कृष्ण रुक्मणी में। दोनों याद रखना है। दुर्सा आड़ा ने इसको 5वां वेद 19वां पुराण कहा, और कर्नल जेम्स टोड उन्होंने इसकी तुलना किससे की? 10,000 घोड़ों के बल से की, ठीक है ना। तो ये पृथ्वीराज राठौड़ के संबंध में अपने को याद रखना है। अभी अपन चर्चा कर रहे थे कन्हैयालाल सेठिया, सुजानगढ़ चूरू के निवासी, जिनको 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, और 2012 में मरणोपरांत राजस्थान रत्न अवार्ड से नवाजा गया। वैसे राजस्थान रत्न अवार्ड की शुरुआत अगर माने तो 2012 से इसको माना जाता है। इसमें 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाता है। हालांकि कभी सरकार देती है, कभी नहीं देती है, ठीक है ना। 2024 में लास्ट बार देते, शायद 23-24 के आसपास ही, उसके बाद में नहीं दिए, ठीक है। जरूरी नहीं है हर साल मिले, कभी देती है सरकारें, कभी नहीं देती है। इनके संदर्भ में इंपॉर्टेंट है, देखो जितने भी साहित्यकार हैं उनके संबंध में सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट कोई चीज याद रखने वाली है तो उनकी रचनाएं हैं, ठीक है ना। तो रचनाओं पे ज्यादा अपने को याद रखना है। पाथल पीथल बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसकी चर्चा अपन कर रहे थे। पाथल पीथल, पाथल है वो महाराणा प्रताप को कहा गया है, और पीथल किसको गया है? पृथ्वीराज, पिछले वाला पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर वाले अकबर के दरबारी, ठीक है ना। कहा यह जाता था कि हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात में ये वहीं थे, पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबार में ही तो थे। तो हल्दीघाटी युद्ध के बाद में कहा जाता है कि एक दिन दरबार में बैठे बैठे अकबर ने यह घोषणा की कि अब तो मेवाड़ के जो वीर पुरुष महाराणा थे प्रताप जी, उन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। जब इस बात ये पृथ्वीराज राठौड़ सुनते हैं तो पृथ्वीराज राठौड़ एक पत्र लेटर भेजते हैं महाराणा प्रताप को, ये बताते कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वीर पुरुष जिसने पूरी उम्र मुगलों के विरोध में बिता दी, जो घास की रोटी खाने को मजबूर हो गया लेकिन उसने अधीनता स्वीकार नहीं की, जो जंगलों में रहने पे मजबूर हो गया लेकिन फिर भी उसने बादशाह की अधीनता स्वीकार नहीं की, वो कैसे एक उस मुगल की अधीनता स्वीकार कर सकता है?
ये बात जब इस पृथ्वीराज राठौर को पता चली तो उसको आखिरी उसको विश्वास नहीं हुआ, ठीक है ना, क्योंकि किससे इतने प्रसिद्ध है महाराणा प्रताप के, ठीक है ना। अगर मुगलों का सबसे ज्यादा विरोध किया है ना तो महाराणा प्रताप और चंद्रसेन मारवाड़ वाले इन्होंने किया है, ठीक है ना। तो पृथ्वीराज राठौर ने इनको पत्र लिखा, और जो इन्होंने पत्र लिखा उसका जो संवाद है वो पाथल और पीथल में मिलता है, ठीक है ना। पाथल पृथ्वीराज राठौर को संबोधित करके कन्हैयालाल सेठी ने ये रचना लिखी, और पीथल जो उन दोनों के बीच में जो संवाद हुआ वो इसके माध्यम से, पाथल और पीथल के माध्यम से कन्हैयालाल सेठी ने बयां किया। उसका एक गाना भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज राठौर उस पत्र में लिखते हैं कि आज तलवार सो गई है, अपनी म्यान में सो गई है, आज वो वीर पुरुष, वो वीर शिरोमणि हिंदुआ सूरज उस मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर लिया है, जो कुकड़, वो कहते हैं ना कुकड़ली जिया जीवलो, मतलब उसकी जिंदगी जीने को मजबूर हो गया है वो। उस समुद्र का पानी सूख गया है जिसमें कभी रक्त बहता था। क्या यह सत्य है? तो इसके संबंध में महाराणा प्रताप कहते हैं कि मैं अपनी सर कटा लूंगा लेकिन पाग को पैरों में रखने नहीं दूंगा, गिरने नहीं दूंगा। अकबर की अधीनता मैंने स्वीकार नहीं की है, ना मैं करूंगा। लोहारी नदी बहादुला, मेवाड़ी पाग पगा में नहीं पड़ेगी। लोहारी नदी, लहू की नदी बहा दूंगा, मतलब युद्ध करूंगा, वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा, लेकिन कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। हूं झुकूं किया मन आन कटे, कुलरा के सरिया बानारी, हूं झुकूं किया मन आन कटे, ठीक है ना। तो वो जो कहानी, वो जो कविता, वो जो गाना वो बना हुआ है, वो इसी संदर्भ में बना हुआ है कि वो झुकेगी नहीं। वो पाग, मेवाड़ी जो पाग है वो कभी भी मुगल बादशाह के पैरों में नहीं झुकेगी। चाहे मुझे जंगलों में रहना पड़े, चाहे मुझे कहीं भी रहना पड़े, जंगलों में रहना पड़े, घास की रोटी खानी पड़े, लेकिन कभी भी पाग है, सम्मान है जो मेवाड़ का बचा हुआ, वो कभी भी मैं झुकने नहीं दूंगा, कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। हे पीथल, हे राठौड़ वंश के वीर सेनानायक, वीर पुरुष, आप अपनी मूछों को वैसे ही ताव दो, आप अपनी जंगा को वैसे ही ताव दो जैसे आप पहले देते थे। आपको कतई संकोच करने की जरूरत नहीं है कि मेवाड़ का मेवाड़ी रत्न हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप मुगलों की अधीनता स्वीकार करेगा। इसमें आपको कतई संकोच करने वाली बात नहीं, कभी भी मैं ये अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। तो वो एक गाना है, आप सुनना, मेवाड़ी रत्न करके नाम से है, बहुत प्रसिद्ध गाना है, मैं बार बार उसको सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, बहुत अच्छा। हालांकि वो पंक्तियां पूरी याद नहीं है लेकिन बहुत अच्छा, आप सुनना इसको। वो पाथल और पीथल के संबंध में ही वो एक 5-7 मिनट का वो गाना बनाया हुआ है कि उनके बीच में क्या चर्चा होती है, उस गाने के माध्यम से बताया गया, ठीक है ना। एक और रचना धरती दोरारी, या तो मीठा सुरमारी, ठीक है ना, या तो वीर सुरंगारी। तो वो अपने 5वीं-6ठी क्लास में पढ़ा है, कविता खूब चलती थी उस समय। आजकल तो पता नहीं क्या पैटर्न बना दिया, वो कविता देखने को नहीं मिलती छोटी क्लासों में। ई धरती रो रुब तो ऊंचो, आ बात कहे ऊंची। रुब तो मतलब रुतबा इतना ऊंचा है कि ये वीर पुरुषों की ये धरती है। तो उसमें जो भारत की, वो राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के वीर पुरुषों के इस मिट्टी में जो जादू है, वीर पुरुषों की ये जो भूमि है, उसके संबंध में इस कविता में, इस रचना में, इस ग्रंथ के माध्यम से कन्हैयालाल सेठी ने लिखा है। अग्निवीणा मायड़रो हेलो, जमीन रो धनी कुण, मिंजर गांव, किन गड़ियों में बेसुध सूर्य मारवाड़ के वीर, ठीक है ना। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं, पाथल पीथल, धरती दोरारी, अग्निवीणा, मायड़रो हेलो, जमीन रो धनी कुण, मिंजर गांव, किन गड़ियों में बेसुध सोए मारवाड़ के वीर, ठीक है ना। इनके अलावा कुछ और भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है जो बार बार किसी एग्जाम में पूछी गई है। इनकी पहली जो काव्य रचना थी वो क्या नाम था, किस नाम से थी? वनफूल। इनकी एक अन्य रचना जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुई, लीलटास, इसके लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। और ये शायद रीट में पूछा हुआ है लेटेस्ट कि कन्हैयालाल सेठी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो लीलटास। अन्य रचना निर्गंध, इसके लिए मूर्ति देवी पुरस्कार मिला। एक अन्य रचना सबद, और इसके लिए इनको सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
एक अन्य रचना सत्यवादी, इनके लिए इसको टाटिया। ये साहित्य के संदर्भ में जो पुरस्कार मिलते हैं वो सारे मिले हुए हैं इनको। और कौन कौन सी रचनाओं के लिए वो भी अपने को याद रखना है। हो सकता है 4th ग्रेड में नहीं है आपके, सीधा सीधा रचना ही पूछ ले, लेकिन पटवार, ग्राम सेवक, रीट, जो भी उच्च लेवल की एसआई की एग्जाम्स में उसमें सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि किस रचना के लिए सूर्यमल मिशन को मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया, सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है ना, तो ये सारी बातें अपने को याद रखनी है। ठीक है ना, लीलटास, और लीलटास एक पक्षी भी है और जिसके दर्शन शुभ माने जाते हैं। ठीक है ना, तो ये लीलटास इनकी रचना भी है। नेक्स्ट है बाकीदास जी, जोधपुर राजा मानसिंह के दरबारी विद्वान। इनकी एक ख्यात प्रसिद्ध है बाकीदास जी ख्यात, और इसमें जोधपुर और जयपुर की स्थापना का वर्णन है। और ये क्वेश्चन हाल ही में लेटेस्ट किसी एग्जाम में 2025 में पूछा गया कि कौन सी ख्यात में जयपुर और जोधपुर की स्थापना का आंखों देखा वर्णन किया गया है, तो बाकीदास जी की ख्यात में। कुछ रचनाएं इनकी, तो देखो इसकी रचना कैसे याद हो, 36, 32 और 25, ये तीन तो याद कर लो आप, 36, 32, 25। ठीक है ना, कैसे, सुर 36, सुपह 36, कुकवि 32, कृपण 25, ऐसे याद हो गए। अब जो अलग है, कुक दातार बावनी, सुगल मुख चपेटिका, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, कृपण दर्पण, ये इंपॉर्टेंट है भाई। सुगल मुख चपेटिका, ये किसी एग्जाम में आया हुआ है 2024 में। ठीक है ना, आयो मुल्क, अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आयो अंग्रेज, अंग्रेज मतलब जो कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी, अंग्रेज, मुल्क देश के रे ऊपर। ठीक है ना, कृपण दर्पण, कृपण 25, दातार बावनी, कुकवि 32, सुर 32, 36, सुपह 36, सुर 36, सुपह 36, कुकवि 32 और कृपण 25। ठीक है ना, तो 32, 25 और 36 ऐसे याद हो जाएंगे। और बच्चे कौन से, दातार बावनी, सुगल मुख चपेटिका, आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर और कृपण दर्पण। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट इसकी रचना है। कोमल कोठारी रूपायण संस्था जोधपुर में है, इसकी स्थापना की इन्होंने, और इसके सह संस्थापक कौन थे, विजय सिंह देथा, जिनको बिज्जी कहा जाता है। ये भी मारवाड़ के बहुत बड़े इतिहासकार हुए। ठीक है ना, नेक्स्ट है दुरसाड़ा, अभी अपन ने पढ़ा। ठीक है ना, जन्म पाली में हुआ, अकबर के दरबारी विद्वान, अकबर ने इन्हें 1 करोड़ का पसावा दिया। पसावा क्या होता है, कवि या विद्वानों को दिया जाने वाला, कवि या विद्वानों को दिया जाने वाला सम्मान। ठीक है ना, वो होता है पसावा। ठीक है ना, अथलेश्वर मंदिर है सिरोही में, वहां इनकी मूर्ति की पूजा होती है, वहां भी इनकी मूर्ति लगी हुई है। ठीक है ना, अथलेश्वर मंदिर है सिरोही में, भगवान शिव का मंदिर है। और इसके बारे में कहा जाता है कि यह शायद शंकर भगवान के अंगूठे की पूजा होती है, एक खड्डा सा बना हुआ है, तो वहां शंकर भगवान के अंगूठे की पूजा होती है। इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, विरुद्ध चितहरी, ये विरुद्ध नहीं है भाई, विरुद्ध ऐसे है, विरुद्ध चितहरी, चितहरी मतलब 76, विरुद्ध मतलब उपाधियां। 76 उपाधियों से महाराणा प्रताप को संबोधित किया गया है, तो उस रचना का क्या नाम है, विरुद्ध चितहरी। यानी प्रताप की कितनी उपाधियां बताई गई इसमें, 76, यानी एक दोहे के माध्यम से उन्होंने प्रताप की 76 उपाधियां बताई है इस रचना में। ठीक है ना, किरतार बावनी, मान सिंह जीरा झूलना, तो तीनों रचना याद रखनी है, विरुद्ध चितहरी, किरतार बावनी और मान सिंह जीरा झूलना। ठीक है ना, एक और है शायद इनकी, राव सुल्तान रा कवित, राव सुल्तान रा कवित, बताया ना मैंने कि जब दत्तानी का युद्ध हुआ 1582-85 के आसपास, तो उसमें इन्होंने भी भाग लिया था अकबर की तरफ से, मुगलों की तरफ से, और मुगलों में वहां 9 राजा थे मुगल सेना में। ठीक है ना, तो राव सुल्तान के रा कवित। ठीक है ना, तो राव सुल्तान सिरोही के राजा थे, उन्होंने बादशाह मुगल के जो 9 राजा थे उनको हरा दिया था, तो उस प्रशंसा में उन्होंने राव सुल्तान रा कवित रचना लिखी थी। ठीक है ना, महाराणा प्रताप की मृत्यु पर उन्होंने एक ये लिखा, अस लेगो अणदाग, पग लेगो अणनामी। जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तो दुर्साड़ा अकबर के दरबार में थे, तो महाराणा प्रताप वो अकबर कुछ बात पे ये बता रहे थे, तब दुर्साड़ा ने कहा कि उन्होंने ताउम्र आपकी अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन आप जीते जी इतनी प्रसिद्धि नहीं पाए जितना वो मरने के बाद में भी अपने विरोधियों को भी प्रशंसा मुख पे रहे। तो उनकी एक कविता बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है,
अस लेगो अणदाग पग लेगो अणनामी, गहलोत राणो जीती गयो, दसन मूण रत्नादसी, निसास मूक बरिया नयन, तो मृतक सा प्रताप सी। कि अकबर युद्ध तो जीत जाता है, लेकिन उतनी प्रसिद्धि वो नहीं पाता जितनी महाराणा प्रताप ने मर के भी पाई है। यानी वीरगति को प्राप्त होने के बाद में भी उसकी प्रसिद्धि से इतने मुगल बादशाह इतने व्याकुल है कि वो दांतों तले अपनी जीभ रखने पे मजबूर है। ठीक है ना, तो उसके संबंध में ये उनकी रचना प्रसिद्ध है। हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछी गई है, तो ऐसे ही लिखी हुई है। आपको तो इनकी रचनाएं मेनली जो याद रखनी है, इतिहासकार साहित्यकारों की रचनाएं इंपॉर्टेंट है। कुछ और बिहारी जी जयपुर के राजा, जो मिर्जा राजा जयसिंह थे उनके दरबारी थे, और बिहार सबसे इनकी रचनाएं, जिनमें कहा जाता है इनकी हिंदी के 713 दोहे लिखे हुए, और कहा जाता है कि इनके प्रत्येक दोहे पे इनको एक असर भी मिलती थी। ठीक है ना, बिहारी जी की। ईसरदास बाड़मेर के निवासी, गुण हरिरस देवयान, हाला झालारी कुंडलियां, राग कैलाश और सभा पर्व, चारों पांचों एग्जाम में आई हुई है, इंपॉर्टेंट है सारी। ठीक है ना, ये ईसरदास जी वही है जिनको राव मालदेव जिनकी रानी रूठ के उन्मादे रूठ के चली गई थी, तो उसको मनाने के लिए फिर ईसरदास जी जाते हैं। ठीक है ना, तो ये वही ईसरदास जी है भाई। जान कवि न्यामत खां शेखावटी के हैं। इनका ग्रंथ जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, कायम खरासो और बुद्धि सागर, पंचतंत्र पर आधारित है बुद्धि सागर और कायम खरासो। ठीक है ना, वैसे शेखावटी वाले जितने भी लगभग जो मुसलमान है वो हिंदू प्रवर्तित मुसलमान है। ठीक है ना, तो आज भी उनके नाम क्या है, चौधरी, ठीक है ना, ऐसे कुछ जो हिंदुओं के नाम होते हैं ना, वो देखोगे आप। तो जान कवि न्यामत खां शेखावटी वाले, और कायम खरासो, कायम खां मुसलमान होते हैं, कायम खानी मुसलमान, तो उनकी एक ब्रांच है, तो वो परिवर्तित है। ठीक है ना। अन्य है रांगे राघव, इनका मूल नाम है टी एन आचार्य, और ये मूलतः आगरा के थे। इनकी कर्मस्थली है, इन्होंने भरतपुर को अपनी कर्मस्थली माना। ठीक है ना, इनके ग्रंथ है, पहला जो इनका उपन्यास है वो है गरुंदे, काफी बार एग्जाम में आया हुआ। धरती मेरा घर, सीधा साधा घर, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, और आखिरी आवाज, इनकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, सलुम्बर, सॉरी देवगढ़, देवगढ़ की राजकुमारी थी ये, देवगढ़ राजसमंद में पड़ता है। इनकी एक जीवनी है, जो फ्रांसीसी इतिहासकार थे, टेम्प्ट लेखक थे, उन्होंने इनकी जीवनी पर एक किताब लिखी, फ्रॉम पर्दा टू पीपुल्स, और ये एग्जाम में आई हुई है। फ्रॉम पर्दा टू पीपुल्स किस पर आधारित है? लक्ष्मी कुमारी चुरावत की जीवनी है, और इसके लेखक है फ्रांसीसी टेम्प्ट। 2012 में राजस्थान रत्न अवार्ड दिया गया और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है ना, 1962 से 71 तक ये भीम, राजसमंद में ये जगह भीम, वहां से विधायक रहे, और 1972 से 78 तक राजस्थान से राज्य सांसद चुनी गई। ये राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेशाध्यक्ष भी रही। ठीक है ना, राजस्थान कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष भी रही। रूसी कथाओं के राजस्थान में अनुवाद किया इन्होंने, रूसी कुछ कथाएं थी उनका राजस्थान में अनुवाद किया, किस नाम से? गजबाण के नाम से। वो गजबण नहीं, गजबण पानी ने चाली, वो नहीं, इनका नाम गजबाण। उसके लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ये आया हुआ है एग्जाम में। रूसी कथाओं के अनुवाद किस नाम से किया उन्होंने? गजबाण। उसके लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किस इतिहास को साहित्यकार को सम्मानित किया गया? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को। ठीक है ना। अन्य इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? मांझल रात, टाबरारी बात, पाबूजीरी बात, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, बगड़ावत महाकथा। ठीक है ना, बगड़ावत महाकथा कौन? देवनारायण जी बगड़ावत, भगवान देवनारायण जी बगड़ावत गुजरी है। तो उनके संबंध में, उनके जो पूर्वज थे वो काफी ज्यादा मारे गए थे एक युद्ध में, तो उसके संबंध में इन्होंने एक कथा लिखी, बगड़ावत महाकथा। ठीक है ना, तो वो किसकी है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। देखो साहित्यकारों में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आपको भाषा बोलियां पढ़नी है और इनकी मुख्य रचनाएं पढ़नी है। कोई पुरस्कार मिला है स्पेशल तो पटवारी वगैरह के लिए पढ़नी है, बाकी पुरस्कार इतना गहराई से ज्यादा 4th ग्रेड में तो नहीं जाएंगे मेरे हिसाब से। ठीक है ना। फिर एक और इतिहासकार कोमल कोठारी के साथ में रूपायण संस्था बोरुंदा की स्थापना की, विजयदान देता, और इनका नाम है बिज्जी, बिज्जी के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है ना, जोधपुर के निवासी थे ये, और राजस्थान के शेक्सपियर के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है ना। इनके वही ग्रंथ बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, जैसे पाथल पीथल है वैसे ही। कितने खंडों में? 14 खंडों में, ये भी आया हुआ है एग्जाम में। क्या है? लोक कथाओं का एक संपूर्ण संग्रह इन्होंने किया हुआ है, किसमें? बातारी फुलवारी। बाता मतलब कथाएं, बातें जो करते हैं ग्रामीण इलाकों में, लोक कथाएं जो प्रचलित है उनको
कलेक्ट किया उन्होंने, 14 खंडों में लिखा है उनको। 10वें खंड, इसका जो 10वां खंड है, कुल 14 खंड है, और 10वें खंड के लिए इनको केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। एक अन्य है इनकी रचना दुविधा। दुविधा पर कुछ फिल्में बनी है, और ये जो एग्जाम्स में सारी आई हुई है आपको भाई, ठीक है ना। इस पर हबीब तनवीर ने एक नाटक लिखा चरणदास चोर, ठीक है ना। कुछ फिल्में इस जो इनकी रचना है दुविधा, इन पर कुछ फिल्में बनी। मणिकोल द्वारा इन्होंने दुविधा लिखी, दुविधा फिल्म बनाई। अमोल पालेकर जी ने पहली फिल्म बनाई। श्याम बेनेगल जो बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, उन्होंने चरणदास चोर फिल्म बनाई इस पे। और प्रकाश झा बहुत बड़े राजनीति, इनकी जो फिल्म है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी, ठीक है ना, उन्होंने परिणति फिल्म इस पर बनाई है। किस पर? दुविधा पर। और ये एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। अन्य इसकी जो रचनाएं, अलेकू हिटलर, मारो बदलो, तीडो राव, उलझन, रूख, राजस्थान के लोकगीत, बापू के 3 हत्यारे और चौधरा इनकी चतुराई, ये इनकी मुख्य रचना है। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट है जो काफी बार एग्जाम में आई हुई है। बातारी फुलवारी सीधा सीधा आया हुआ है। कौन से खंड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये है क्या, और कितने खंडों में विभाजित है। दुविधा के लिए पूछा गया है कौन कौन सी फिल्में बनी, ये फिल्में किस ग्रंथ पर आधारित है, ठीक है ना। तो सारी अपने को याद होना चाहिए। नेक्स्ट है मुंशी देवी प्रसाद, बताया भी, जयपुर वाले, जिन्होंने मुंशी मोहम्मद नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी, वही जयपुर वाले। कानून पर किताबें लिखी, इसलिए उनको कहा जाता है कानून की माता, ठीक है ना। ये जोधपुर में मुंसरिफ के पद पे रहे। मुंसरिफ जो न्यायाधीश वाला पद होता है वर्तमान न्यायाधीश के समकक्ष, ठीक है ना। बीकानेर राय सिंह को राजपूताने का कर्ण का, और मोहम्मद नैन्सी को इन्होंने राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी। बीकानेर राय सिंह जो अभी पढ़ रहे थे अपन, कल्याणवल के पुत्र, पीथल के भाई, उनको राजपूताने का कर्ण की संज्ञा दी। 2 नाम आएंगे, एक राजपूताने का कर्ण ये, और बीकानेर के लूणकरण, बीकानेर के राजा लूणकरण, उनको कहा जाता है कलयुग का कर्ण, कलयुग का कर्ण, ठीक है ना। नेक्स्ट है रामकरण असोपा, जोधपुर के निवासी। गीता पर इन्होंने मारवाड़ी में टीका लिखी, और राजस्थानी भाषा का प्रथम व्याकरण इन्होंने ही तैयार किया। इनकी मुख्य रचना जो प्रसिद्ध है व्रत डिंगल शब्दकोश, मारवाड़ी व्याकरण नाम से इन्होंने एक रचना लिखी रामकरण आसोपा ने। कुछ और रचनाएं, समय सुंदर, कुसुम मंजली, राजस्थानी भाषा में रामायण किसने लिखी, समय सुंदर ने, एग्जाम में आया हुआ सीधा सीधा। श्रीधर व्यास, रणमल छंद और सप्तशती, दोनों रचनाएं याद रखनी है। सारंगधर, हमीर काव्य और हमीर रासो, जो रणथंबोर के महाराजा थे, ठीक है ना, हमीर, उनके ऊपर ये रचनाएं लिखी हुई। एक इंपॉर्टेंट साहित्यकार कवि राजा श्यामलदास, ठीक है ना, जो शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित है। मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के दरबारी थे, और बाद में जब सज्जन सिंह राजा बने तो उन्होंने उसको कवि राजा की उपाधि दी। उस समय ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने उसको केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया, और भारत सरकार ने उनको बाद में महामहोपाध्याय की उपाधि से नवाजा। इन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल इसका फेलो चुना गया। उस समय इसका कुछ ही आदमियों को फेलो चुना जाता था, सदस्य बनाया जाता था, और इंडियन तो बहुत ही कम बनाए जाते थे, तो ये भी एक अच्छी उनके लिए उपाधि थी। इनके ग्रंथ जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इनका एक ही ग्रंथ है और वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, वीर विनोद। वीर विनोद, ये 5 भागों में है भाई, मेवाड़ का इतिहास है इसमें मोटा मोटा, 5 भागों में, और मेवाड़ का इतिहास है इसमें, वीर विनोद श्यामलदास की रचना, ठीक है ना। कई बार एग्जाम में, कई बार आपको मिल जाएगा एग्जाम में वीर विनोद, और ऑप्शन में मैं और बताऊं, इनके साथ में सूर्यमल मिश्रण भी होंगे, ठीक है ना, वीर सतसई के संदर्भ में, इसलिए याद रखना है इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट है कर्नल जेम्स टोड, इतिहास के पिता, राजस्थान इतिहास के पिता, ठीक है ना, इंग्लैंड के निवासी। घोड़े पर जा जाके इन्होंने राजस्थान इतिहास को कलेक्ट किया, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, घोड़े वाले बाबा, और राजस्थान इतिहास के भीष्म पिता में इसको कहा जाता है। किसने कहा, एच ओझा ने, ठीक है ना। सर्वप्रथम दक्षिण पश्चिमी राजपूताने अर्थात मेवाड़ हाड़ौती का इनको रेजिमेंट नियुक्त किया गया। राजस्थान में सबसे पहले मांडलगढ़ भीलवाड़ा आए, और वहां पे मांडलगढ़ भीलवाड़ा में एक जैन गुरु यति ज्ञानचंद्र, उनको अपना गुरु बनाया, ठीक है ना। 2 रचनाएं इनकी प्रसिद्ध है, और दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। पहली रचना जो 1829 को प्रकाशित की, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। 1829 में इसका पहला भाग प्रकाशित हुआ, और 1832 में इसका दूसरा भाग प्रकाशित होता है, ठीक है ना। इसका संपादन है विलियम क्रुक ने किया, इसका हिंदी अनुवाद GH ओझा ने किया, और राजस्थानी इसी में
राजस्थान को रायथन, रजवाड़ा और राजस्थान शब्द से संबोधित किया। हल्दीघाटी का इसमें उल्लेख है, ये भी याद रखो। हल्दीघाटी युद्ध का भी इसमें वर्णन किया गया। ठीक है, इसी का एक और नाम था द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। सेंट्रल, मध्य और पश्चिमी राजस्थान का इतिहास, जो राजपूतानी स्टेट थे इंडिया के, सेंट्रल वेस्टर्न, उनके संबंध में यह रचना है। ठीक है ना, इसी का नाम है ये। और ये रचना इस नाम से किसने की? पत्नी जूलिया कल्टरबर्ग ने इसका प्रकाशन किया था बाद में। किसने? जूलिया कल्टरबर्ग इनकी पत्नी थी, इन्होंने इस नाम से इसको प्रकाशित किया। इसी का नाम है दूसरा, किताब वही है, बस नाम चेंज है। और इसका प्रकाशन इन्होंने किया, और ये विलियम हंटर इनको समर्पित है, इनके गुरु थे ये। ठीक है ना, तो इनको समर्पित है। दूसरी रचना पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी भारत की यात्रा, और इसी को एक नाम और दिया गया, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, ठीक है ना। और ये इन्होंने अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र, जिनको मांडलगढ़ में अपना गुरु बनाया था, उनको समर्पित की। ये क्वेश्चन आया हुआ है। इनकी पुस्तक पश्चिम भारत की यात्रा किसको समर्पित है? यति ज्ञानचंद्र, जो इनके गुरु थे। ठीक है ना, याद रखने वाली कुछ नहीं है। एनाल्स एंटिक्विटीज, पश्चिम भारत की यात्रा, ये याद रखना है। बाकी और कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट आया नहीं है। बाकी मैं बता रहा हूँ साहित्यकार, इस वाले टॉपिक में आपको इनकी रचनाएं हैं वो तो रट्टी लेनी है सबकी। ठीक है ना, रचनाओं से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कहीं और से आए या ना आए। जीएच हो जा, पढ़ने वाली रटने वाली चीजें खुद के ज्यादा पढ़ोगे तो समझ में आएगी। उपनाम राजस्थान का गिरिबन इनको कहा जाता है। इनकी उपाधि है महाव महोपाध्याय। और महाव महोपाध्याय एक उपाधि किसको दी गई थी ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा? श्यामल दास जी को। ठीक है ना। राजपुताना म्यूजियम अजमेर में संग्रहालय, इनको क्यूरेटर बनाया गया, प्रबंध निदेशक, मानद निदेशक बनाया गया। एनाल्स और एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किया, अपन ने देख लिया। इनके दो रचनाएं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, राजपुताने का इतिहास और भारतीय प्राचीन लिपिमाला। ये प्राचीन लिपिमाला तो एग्जाम में आया हुआ है, याद रखना भाई। एलपी टेस्टिटोरी इटली के निवासी, बीकानेर को कर्मस्थली बनाई। बीकानेर गंगा सिंह के कहने पर इन्होंने चाण साहित्य को संग्रह करने का काम किया, सर्वेक्षण का काम किया। इन्होंने चाण साहित्य को विकास में बहुत ज्यादा योगदान दिया। तो चाण साहित्य के एग्जाम में सीधा सीधा आया हुआ है, चाण साहित्य को विकसित करने में सबसे ज्यादा योगदान किसके रहा? तो एलपी टेस्टिटोरी का। ठीक है ना, एलपी टेस्टिटोरी जो शुरू में देखा था, राजस्थानी भाषा को दो भागों में इन्होंने पूर्वी और पश्चिमी के रूप में बांटा था, वही टेस्टिटोरी। कालीबंगा जो सभ्यता अपन पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसको सबसे पहले इन्होंने पहचाना था। ठीक है ना, प्राचीन स्थल के रूप में। बीकानेर म्यूजियम की स्थापना इन्होंने की। जीवनी दोरारा दोरी, धरतीरा दोरा, ऐसा कुछ करके, दोरारा धनी, ऐसे कुछ करके इनकी रचना है नथमल जोशी की, वो इन्हीं की जीवनी है भाई। दोरारा धोरी या धनी, यानी इतना प्रसिद्ध किया चाण साहित्य को, इतना संजोया है उन्होंने कि नथमल जोशी ने इस नाम से उन्होंने इनकी जीवनी ही लिख डाली। ठीक है ना। ग्रंथ है पश्चिमी राजस्थान चाण साहित्य और ऐतिहासिक सर्वे, पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण और द डिस्क्रिप्टिव बार्डिक ऑफ हिस्टोरिकल इंडिया, ये इनकी प्रचुर रचनाएं। ठीक है ना, तो साहित्यकारों में कुछ ज्यादा अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है। याद क्या रखना है? देखो, साहित्यकार ये उसी से लगता टॉपिक है, अलग नहीं है। भाषा और साहित्य वाला टॉपिक था ना, उसी से लगता। साहित्यकार, मुख्य साहित्यकार, उसकी रचना अपने को याद होनी चाहिए। सारी ये रचनाएं, ये तो कुछ एक है, मोटे मोटी लिखाई है, लेकिन आपको बिल्कुल A to Z जितनी भी रचनाएं हैं आपको सारी प्रीवियस क्वेश्चनों से देख के रटनी है। कई बार स्थान भी पूछ ले से तो उसका संबंध, जैसे वीर श्यामल दास भीलवाड़ा से संबंधित है। ठीक है ना, और आया हुआ है ये क्वेश्चन। सूर्यमल मिशन बूंदी से संबंधित है, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है ना, कथनों में कई बार दे देते हैं। अगर उनको कुछ पुरस्कार मिले हुए हैं तो वो, ठीक है ना, बस यही संबंधित है। कोई राजा ने उसको उपाधि दे रखी है, ठीक है ना, किसी राजा ने उसको उपाधि दे रखी है, तो वो, ये चार चीजें अपने को याद रखनी है साहित्यकारों में, जिसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो रचना वाला पोर्शन है। रचनाएं तो सभी की याद होनी ही होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, रटनी है भाई। ये तो रट डालनी है, जैसे कविता पढ़ते हैं वैसे। ठीक है ना, तो सारी चीजें याद रखनी है। इसमें कुछ और ज्यादा अपने को डिटेल में घुसने की आवश्यकता नहीं है, रिवीजन के हिसाब से सफिशिएंट मैटर है। ठीक है ना, और ठीक है ना, तो अपना ये भाषा वाला टॉपिक, भाषा और साहित्य, ये वाला टॉपिक आज पूरा होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे मेले और त्योहार, राजस्थान के प्रमुख मेले या त्योहार। ठीक है ना, तीज त्योहार, बावड़ी, ले डूबी, गणगौर, वहीं से शुरू करेंगे, वहीं पे खत्म कर देंगे। तीज से शुरू करेंगे, गणगौर त्योहारों को ले डूबेगी, तो वहीं पे खत्म कर देंगे। तो एक टॉपिक और कवर हो जाएगा।
फिर अपना एक टॉपिक मोटा मोटा जो बचेगा, लोक देवता, लोक देवियां, और फिर एक इनके ये एक टॉपिक, और फिर एक जो मोटा टॉपिक है वो स्थापत्य। स्थापत्य में दुर्ग वगैरह सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मोटे मोटे टॉपिक अपने कवर हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास अपनी ये मेले और त्योहार वाली होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है ना। रिवीजन करते रहिए बार बार, और मस्त रहिए, ठीक है ना। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।